Assalamualaikum. Welcome in Study Corner. Today's lecture is on literary terms. Today we discuss 5 literary terms in very easiest way. So let's start our lecture. Plot. Plot is the storyline of text. Plot हम कहते हैं किसी भी इस टेक्स्ट की स्टोरी लाइन हो उसे हम प्लॉट कहते हैं. An author put together a series of events to create a story. कोई भी ऑथर जो स्टोरी लिखता है वो स्टोरी को क्रिएट करने के लिए क्या करता है कि काफ़ी सारे जो इवेंट होते हैं उनको सीरीज़ में जो है वो रखता है. या फिर ऐसे कर लें द सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ इवेंट इज़ द प्लॉट. प्लॉट हम कहते हैं कि कोई भी सीरीज़ ऑफ इवेंट हो उनको सीक्वेंस में हमने रखा हो तो उसे हम कहते हैं कि ये प्लॉट है. Plot in fiction, the structure of irrelated action consciously selected arranged by the author. प्लॉट अगर हम फिक्शन में देख लें तो एक इररिलेटेड एक्शन को हम कहते हैं जिनका स्ट्रक्चर हो इररिलेटेड एक्शन का. जो ऑथर है वो कॉन्शियसली उसे सेलेक्ट करता है और उसे अरेंज करता है किसी भी स्टोरी में. प्लॉट इन्वॉल्व अ कंसिडरेबली हाई लेवल ऑफ नरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दैट नॉर्मली अकर इन अ स्टोरी और फेबल. प्लॉट हम कहते हैं एक हायर लेवल ऑफ नरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी भी स्टोरी और फेबल में होती है. फेबल हम कहते हैं कोई भी ऐसी फिक्शनल स्टोरी हो जिसमें हम एनिमल किसी भी ऑब्जेक्ट नेचर किसी को भी हम लोग एज अ कैरेक्टर उसे यूज़ करें तो उसे हम फेबल कहते हैं. एक ऑथर है E.M. फॉस्टर. उसके अकॉर्डिंग अ स्टोरी इज़ अ नरेटिव ऑफ इवेंट अरेंज्ड इन देयर सीक्वेंस. एक स्टोरी जो होती है कोई भी स्टोरी हो वो क्या होता है नरेटिव ऑफ इवेंट. इवेंट का नरेटिव होता है जो कि किसी भी टाइम में सीक्वेंस में उसे अरेंज किया जाता है. वेयर एज अ प्लॉट ऑर्गेनाइज द इवेंट अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ कैजुअलिटी. जबकि प्लॉट क्या होता है इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है. वो जो स्टोरी में हम लोग इवेंट रखते हैं उन्हें क्या करता है प्लॉट जो है वो उन्हें ऑर्गेनाइज करता है. विदाउट प्लॉट तो कोई स्टोरी होती ही नहीं है. फंक्शंस ऑफ प्लॉट. प्लॉट के कुछ फंक्शन होते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. टिपिकली द ऑथर डेवलप अ प्लॉट इन सच अ वे टू पिक द रीडर्स इंटरेस्ट. ऑथर किसी भी स्टोरी में प्लॉट इसीलिए रखता है इसीलिए उसे क्रिएट करता है कि जैसे रीडर का इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके. रीडर हम उसे कहते हैं कि अगर कोई नावल पढ़ रहा है या फिर कोई मूवी देख रहा है तो जो ऑडियंस होते हैं उसे हम रीडर्स इंटरेस्ट कहते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट होता है उसे डेवलप किया जा सके. अ स्टोरी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ प्लॉट. बगैर प्लॉट के कोई भी स्टोरी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है. अ प्लॉट इंक्लूड एवरी इवेंट दैट अकर थ्रू आउट अ टेक्स्ट. प्लॉट में हर वो इवेंट होता है जो थ्रू आउट अ टेक्स्ट जो है वो चलता रहे. अ गुड प्लॉट इज़ वन दैट वेल डेवलप्ड कैरेक्टर हु आर इंगेजिंग इन सेवरल कॉन्फ्लिक्ट. एक गुड प्लॉट वही होता है जिसमें वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स हों और हर कैरेक्टर जो है वो अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज रहे. उसे हम कहते हैं कि ये एक वेल डेवलप्ड और गुड प्लॉट है. अब बात कर लेते हैं उन स्ट्रक्चर की उन इवेंट्स की जिनको सीक्वेंस में रखकर एक प्लॉट जो है वो बनता है. वो सीक्वेंस वो इवेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं. एक्सपोजिशन राइजिंग एक्शन क्लाइमैक्स फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन. ये 5 स्ट्रक्चर है प्लॉट के. ये 5 एलिमेंट हैं जिनके बगैर प्लॉट बन ही नहीं सकता है. और इन पाँचों को अगर हम रिप्लेस कर दें तब भी एक गुड प्लॉट नहीं बन सकता. तो एक स्टोरी बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जिस तरीके से 5 एलिमेंट हैं ये उन्हें इन्हीं तरीके से हम स्टोरी में भी रखते हैं. नंबर फर्स्ट एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्टोरी जिसमें कैरेक्टर सेटिंग वगैरह जो है उसे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम एक्सपोजिशन कहते हैं. ये फर्स्ट नंबर पर आ जाती है. देन आ जाता है राइजिंग एक्शन. राइजिंग एक्शन सेकंड नंबर पर आता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड होता है. कॉन्फ्लिक्ट हम कहते हैं कोई भी लड़ाई हो कोई भी सस्पेंस हो जो क्रिएट होता है वो राइजिंग एक्शन में यहाँ पर बिल्ड होता है किसी भी कैरेक्टर के बीच में. थर्ड पर आ जाता है हमारे पास क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्या होता है पीक पर होता है क्लाइमैक्स में कि जो उनकी लड़ाई होती है जो इंटरवल होता है वो कौन क्लाइमैक्स में आता है. फोर्थ पे आ जाता है फॉलिंग एक्शन. यहाँ पर रीडर जो होता है वो अनश्योर होता है कि एंटागोनिस्ट या प्रोटैगोनिस्ट.
ठीक है, ये दो कैरेक्टर होते हैं मेन कैरेक्टर। अब यहाँ पर जो है रीडर जो होता है वो अनश्योर होता है कि प्रोटोगोनिस्ट जो हैं वह जो हीरो है स्टोरी का वो इस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर लेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है वो अनश्योरेंस होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो होता है ये एंडिंग पार्ट होता है हमारे स्टोरी का। मतलब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्टोरी जो है वो हैप्पी एंडिंग हुई है या सैड एंडिंग हुई है, उसकी किस तरीके से एंडिंग हुई है, यहाँ पर हम देखते हैं रेजोल्यूशन में। तो ये 5 ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, एलिमेंट हैं जिनको अगर हम रिप्लेस कर दें, अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम रेजोल्यूशन को पहले लगा दें एक्सपोजिशन को बाद में लगा दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पूरी की पूरी कहानी उलट हो जाएगी। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि प्लॉट हम कहते ही इसे हैं कि हम सीरीज़ ऑफ इवेंट करें। ये जितने भी इवेंट हैं इनको हम सीरीज़ में रखें, उससे हम कहते हैं कि ये प्लॉट है हमारे पास। थीम। A literary theme is the main idea or underlying meaning a writer explore in a novel. लिटरेरी थीम हम उसे कहते हैं कि किसी भी स्टोरी का मेन आइडिया या उसकी अंडरलाइंग मीनिंग हो जो राइटर किसी भी नॉवल में एक्सप्लोर करे, उसका मैसेज हो कोई या उसका मेन आइडिया जो हम कहते हैं उसे हम कहते हैं कि इसकी थीम है। शॉर्ट स्टोरी और अदर लिटरेरी वर्क में ये होता है। इट कैन बी कन्वेड बाय यूजिंग करेक्टर डायलॉग etc। थीम जो होती है वो हम यूजुअली किसी भी स्टोरी में जब कन्वे करते हैं तो हम करेक्टर की या डायलॉग की मदद से हम उसे कन्वे कर सकते हैं। थीम में भी फ़नी, मोरल, गुड, एविल, बैड, लव, रोमांस etc। थीम कोई भी हो सकती है किसी भी स्टोरी की। कोई स्टोरी फ़नी होती है तो कोई स्टोरी मैसेज वाली होती है, कोई बैड होती है, कोई लव वाली होती है। तो थीम जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। थीम हर किस्म की हो सकती है किसी भी स्टोरी के लिए। थीम इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। थीम क्या होती है कि ये यूनिवर्सल होती है नेचर में, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मोर देन वन थीम, किसी भी स्टोरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा थीम जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। बगैर थीम के, बगैर मेन आइडिया के तो कोई स्टोरी होती ही नहीं है, कोई मूवी होती ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब इस नावल में क्या है कि ये एक्सप्लोर करता है लव थीम को। इससे अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये ओवरऑल जो नावल है ये लव थीम के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो किसी भी स्टोरी के लिए आपको ज़रूरी है कि उसमें थीम होनी लाजमी है। और थीम कोई भी हो सकती है, वो फ़नी भी हो सकती है, वो बैड भी हो सकती है, वो लव वाली हो सकती है, रोमांस वाली हो सकती है। सैम्बल। सैम्बल किसे कहते हैं हम लोग, आप सबको पता है कि सैम्बल क्या होता है कि कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ को इंडिकेट करे तो उसे हम सैम्बल कहते हैं। लिटरेरी टर्म में अ सैम्बल इज़ एनीथिंग दैट हिंट एट समथिंग एल्स। लिटरेरी टर्म्स में सैम्बल हम उस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ की तरफ हिंट दे, इंडिकेट करे, उसे हम सैम्बल कहते हैं। यूजुअली समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, कुछ ऐसा होता है जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि आइडिया, हमारा बिलीफ हो गया, ये सैम्पल होता है किसी भी लिटरेरी टर्म में। अ लिटरेरी सैम्बल इज़ ऑब्जेक्ट। लिटरेरी अगर सैम्बल की बात करें तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई एक्शन हो सकता है दैट हैज़ अ लिटरल मीनिंग, जिसकी कोई लिटरल मीनिंग हो किसी भी स्टोरी में, बट सजेस्ट और रिप्रेजेंट अदर मीनिंग, जिसकी कोई लिटरल मीनिंग हो लेकिन वो रिप्रेजेंट क्या करे, कोई और मीनिंग या कोई और जो है सजेशन करे किसी चीज़ को, उससे हम कहते हैं लिटरेरी सैम्बल। अब यहाँ सबको ईजीएस्ट वे में अगर मैं बताऊँ तो कोई चीज़ है जिसकी एक लिटरल मीनिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एप्पल है या कोई चीज़ है जिसकी स्टोरी में एक लिटरल मीनिंग है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो वो कुछ और ही इंडिकेट करता है, किसी और चीज़ की तरफ हिंट करता है, तो उससे हम कहते हैं कि ये है लिटरेरी सैम्बल। Concept is not confined and literature also inhabit every corner of life। सैम्बल का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ लिटरेचर तक ही महदूद नहीं है। हम सबको पता है कि हमारी डेली लाइफ में भी सैम्बल जो है वो इनहेबिट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें हमारी डेली लाइफ में, अगर हम रोज़ देखें तो रोज़ जो है वो लव को इंडिकेट करता है। वाइट कलर जो है वो पीस को करता है। इसी तरीके से सैम्बल जो है वो हमारे एवरीडे लाइफ में भी हमें बहुत ज़्यादा काम आता है। सिर्फ लिटरेचर तक नहीं होता कन्फाइंड, ये हमारे एवरीडे लाइफ में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए। टाइप्स ऑफ सैम्बल। सैम्बल के 2 टाइप्स होते हैं, एक जर्नल और एक स्पेसिफिक। जर्नल हम उसे कहते हैं कि कोई भी सैम्बल हो वो यूनिवर्सल हो अपनी मीनिंग में। अगर सैम्बल जो है अगर हम उसे
किसी भी वर्क से अगर हम उसे निकाल भी देते हैं उस सिंबल को, तो उसकी मीनिंग जो होती है वो लिटरेचर या किसी भी वर्क के अंदर यूनिवर्सल है, वो कभी हटती नहीं है। और स्पेसिफिक हम कहते हैं कि वो यूनिवर्सल नहीं होता है किसी भी वर्क में। अगर हम उसे किसी वर्क से निकाल दें उस चीज़ को, उस हिंट को, तो वो निकल जाती है, उसकी कोई मीनिंग फिर उस वक्त रहती नहीं है। तो स्पेसिफिक और जर्नल में यही है कि जर्नल जो होता है सिंबल वो यूनिवर्सल होता है, और स्पेसिफिक सिंबल जो होता है वो यूनिवर्सल इन नेचर नहीं होता। नंबर 4 है मोटिव। मोटिव हम किसे कहते हैं? मोटिव एक ऐसा एलिमेंट होता है किसी भी स्टोरी में जो पूरी स्टोरी के अंदर जो है वो बार बार आता है। वो बार बार आता है और रीडर को ये बताता है कि ये जो है इस स्टोरी में इसका कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। तो किसी भी स्टोरी में जो चीज़ बार बार आए और हम उसे इंडिकेट कर लें कि ये चीज़ बार बार आ रही है, फिर चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, उससे हम कहते हैं कि ये मोटिव है। रिकर्ड थ्रू द नॉवल, थ्रू आउट द नॉवल, किसी भी नॉवल में, किसी भी स्टोरी में जो बार बार आने वाली चीज़ है उसे हम मोटिव कहते हैं। हेल्प्स टू डेवलप द थीम, मोटिव जो है वो हेल्प करता है किसी भी थीम को डेवलप करने के लिए। मे बी सिंबल, कॉन्सेप्ट और इमेज, ये कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है और कोई इमेज भी हो सकती है। मस्ट बी रिलेटेड टू सेंट्रल आइडिया, मोटिव जो है वो सेंट्रल आइडिया से रिलेट होना चाहिए, और ये हमेशा एंड कब होता है? ओवरऑल मैसेज के ऊपर। मोटिव और थीम में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस होता है। मोटिव हम कहते हैं जो थीम को डेवलप करता है, और थीम हम कहते हैं ओवरऑल मैसेज या जो भी मेन आइडिया होता है उसे हम थीम कहते हैं। ये इंटेंशनली इंसर्टेड होता है किसी भी स्टोरी के अंदर। जो चीज़ बार बार, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो हम जब उसे रीड करते हैं तो कोई भी चीज़ बार बार अगर हमारे सामने आती है उसे पढ़ने में, तो हम उसे जल्दी से इंडिकेट कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो बार बार इसमें आ रही है, इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। और जो ऑथर होता है वो स्टोरी के अंदर मोटिव या कोई भी इमेज हो, कोई कॉन्सेप्ट वो डालता ही इंटेंशनली है कि रीडर जो है वो उसे जो है वो इंडिकेट कर सके कि ये चीज़ बार बार आ रही है, उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। तो मोटिव हम कहते ही इसी को हैं कि जो चीज़ किसी भी स्टोरी के अंदर बार बार घूमती फिरती हर जगह पर आए, उसे हम कहते हैं कि ये मोटिव है। नंबर 5 पर आ जाता है मेन आइडिया। मेन आइडिया हाँ एक लिटरेरी ड्रामे, ये भी ऑथर जो है वो चूज़ेस करता है हु इज़ टू टेल द स्टोरी बाय डिटरमाइनिंग द पॉइंट ऑफ व्यू हिज और हर पर्सपेक्टिव। मेन आइडिया हम कहते हैं कि ऑथर जो है किसी भी स्टोरी के लिए किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी इंसान को या कोई भी चीज़ों से सिलेक्ट करता है और उसके थ्रू जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके पर्सपेक्टिव से बयान करता है, उससे हम कहते हैं कि ये मेन आइडिया है। ऑथर चूजेस हु इज़ टू टेल द स्टोरी बाय डिटरमाइनिंग द पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिकेट द एंगल और पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच ए स्टोरी इज टोल्ड। मेन आइडिया हम कहते हैं, मेन आइडिया वो होता है किसी भी स्टोरी में जो इंडिकेट करता है कि किस पर्सपेक्टिव से ये स्टोरी लिखी जा रही है या कही जा रही है, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारा मेन आइडिया है इस स्टोरी का या इस मूवी का। पॉइंट ऑफ व्यू 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हम कहते हैं सीइंग इवेंट थ्रू आउट द आइज़ ऑफ करेक्टर ऑफ स्टोरी, जो करेक्टर ऑफ का है स्टोरी का उसके ही पहलू से, उसके ही पर्सपेक्टिव से, उसकी ही आइज़ से हम लोग स्टोरी को देखें, पढ़ें, तो उसे हम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है नरेटर इज़ स्पीकिंग टू यू, नरेटर जो है वो हमसे बात करता है। यूजुअली ये कॉमन नहीं है सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ये स्टोरीज़ में होता नहीं है, किसी पोएम में वगैरह में होता है कि नरेटर हमसे बात करता है, लेकिन ये यूजुअली होता नहीं है। और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो यूजुअली होता है स्टोरीज़ में। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम किसकी नज़र से जो है हम स्टोरी को देख रहे हैं, हम किसी भी करेक्टर के पर्सपेक्टिव से वो स्टोरी वो हमें बता रहा है और हमें उससे देख रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। आई होप आपको ये 5 लिटरेरी टर्म्स बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। बाकी के लिटरेरी टर्म्स मैं आपको अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं यहाँ पर बताऊंगी तो बहुत ही लंबी ये वीडियो हो जाएगी और मुझे इसे लंबी नहीं करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अदर 5 एलिमेंट्स बताऊंगी, लिटरेरी टर्म्स बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।